जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। साथियों, सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी है, बंगाल लगातार तीसरे साल भी पक्षी गणना में भारत में अव्वल रहा। अब साथियों, पक्षी गणना को लेकर एक पूरे दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम चलाया जाता है और उसमें से एक कार्यक्रम कौन सा है दोस्तों? वो कार्यक्रम का नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है और ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट कार्यक्रम के तहत दोस्तों पूरे भारत में पक्षियों के अलग अलग प्रजातियों की गणना की गई और पूरे भारत से दोस्तों 1068 अलग अलग प्रजातियों की गणना जो है की गई है। किस चीज़ की? पक्षियों की। जी हाँ, अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों की गणना की गई। अब दोस्तों, इस 1068 प्रजाति में 543 प्रजाति की पहचान कहाँ की गई है? तो बंगाल में की गई है। और इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों, तो बंगाल के बारे में स्लाइड हमें जानकारी दे रहा है कि बंगाल लगातार तीसरे साल पक्षी गणना में भारत में अव्वल रहा। तो कार्यक्रम का नाम कौन सा है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, अर्थात GBBC। अब ये कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम है? तो पक्षियों की गणना को लेकर एक कार्यक्रम के रूप में यह जाना जाता है और इस कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में 1068 अलग अलग पक्षियों के प्रजाति की गणना की गई, जिसमें से कि 543 प्रजाति कहाँ पाए गए? बंगाल में पाए गए। और इस तरीके से बंगाल लगातार तीसरे साल भारत में पहले स्थान पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली जानकारी यहाँ से, भारत चीन के बाद पायलटों के लिए ELP शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश। अब दोस्तों, यहाँ से आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले तो ये ELP ना करके इसे हम लोग EPL कर दें। EPL, यहाँ पे जानकारी है, इंडिया सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस फॉर पायलट्स आफ्टर चाइना। अब साथियों, भारत जो है चीन के बाद पूरे देश, पूरे विश्व में, ठीक है ना, ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने अपने पायलटों को EPL देना शुरू किया। अब दोस्तों, EPL क्या है? तो EPL मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। EPL का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक पर्सोनेल लाइसेंस, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस। अब दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस है, ये किस प्रकार का लाइसेंस है? तो दरअसल इसके माध्यम से या इस प्रणाली के माध्यम से जो भी पायलट होंगे, जो भी हवाई जहाज जो पायलट उड़ाते हैं, ऐसे पायलटों को जो लाइसेंस दिया जाएगा वो भौतिक रूप में ना देकर डिजिटल रूप में दिया जाएगा, ताकि क्या कहा जा सके, डिजिटली तौर पर सीधे एक्सेस किया जा सके ऐसे लाइसेंस को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अच्छी प्रणाली, और इसकी औपचारिक घोषणा दोस्तों देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा दोस्तों की गई। तो ये राम मोहन नायडू कौन है? देश के केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब साथियों, यहाँ पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 फरवरी की तारीख को, नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 फरवरी की तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब दोस्तों, इस सोल लीडरशिप सम्मेलन का आयोजन 21 और 22 फरवरी की तारीख को हुआ, अर्थात ये 2 दिवसीय आयोजन था, 2 दिवसीय कार्यक्रम था। अब दोस्तों, इस कार्यक्रम के दौरान जो मुख्य वक्ता रहे वो कौन रहे, या मुख्य रूप से भाषण किन्होंने दिया? तो भूटान के प्रधानमंत्री, इनका नाम दोस्तों क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इनका नाम है साथियों दासो सेरिंग टोब्गे। याद रख लेंगे, दासो शेरिंग टोब्गे। ये भूटान के प्रधानमंत्री है और दासो शेरिंग टोब्गे, जिन्होंने कि यहाँ पर या इस कार्यक्रम के दौरान अपना मुख्य भाषण दिया, अपना स्पीच दिया। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी, सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया। अब दोस्तों, केंद्र सरकार ने
या फिर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, नाम क्या है इनका दोस्तों, इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। पूरा नाम जरूर याद रखेंगे, वी अनंत नागेश्वरन। अब दोस्तों इनका जो कार्यकाल है अगले 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और अब इनकी जो सेवानिवृत्ति की तिथि होगी ये कौन सी होगी, तो 31 मार्च 2027। 31 मार्च 2027। अब साथियों यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन्होंने किनका स्थान लिया था दोस्तों। इन्होंने वर्ष 2022 में, जनवरी 2022 में इन्होंने दोस्तों के.वी. सुब्रमण्यम जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, इनका स्थान इन्होंने लिया था, और 31 मार्च 2027 तक अब इनकी जो है कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। साथियों यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं दे दूं कि भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, अर्थात केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे दोस्तों। नाम याद रखेंगे, आप जरूर नोट कर लीजिए इसे जे अंजारिया। ये भारत के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। नाम क्या है इनका नाम है जे अंजारिया। और फिलहाल कौन है, तो फिलहाल वी अनंत नागेश्वरन है, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये प्रत्येक वर्ष साथियों 21 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे 21 फरवरी की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों इस बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का ये 25वीं वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया गया, 25वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम क्या था, विषय क्या था, तो इस वर्ष इसका थीम था साथियों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबिली समारोह, सिल्वर जुबिली समारोह, ये इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम रहा। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। कारण क्या है इसका कारण है कि इस बार इसकी 25वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी यहाँ से अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को लेकर। अब साथियों 98वीं, जी हाँ 98वीं अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन दोस्तों ये कहाँ किया गया, यह दिल्ली में किया गया। और इसका उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों पूरे 71 सालों के बाद इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है। अब ये दोस्तों जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है, ये कुल मिलाकर मराठी भाषा तथा भारत की समृद्धशाली परंपरा का प्रतीक, भारत की समृद्धशाली परंपरा का प्रतीक के रूप में दोस्तों इसे मनाया गया। ठीक है, कहाँ आयोजन किया गया इसका, दिल्ली में आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी दोस्तों अली ए लिगांग त्योहार। अब साथियों असम की एक जनजाति है, नाम क्या है, मिसिंग जनजाति। असम की मिसिंग जनजाति है और मिसिंग जनजाति के द्वारा अली ए लिगांग त्योहार साथियों मनाया जाता है। अब ये जो अली ए लिगांग त्योहार है साथियों ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो दरअसल फसलों के बीज के बोने के समय, जी हाँ फसलों के बीज के बोने के समय इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, असम में मनाया जाता है। और असम की कौन सी जनजाति, तो असम की मिसिंग जनजाति के द्वारा।
चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है असम की पूर्णिमा बर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया। अब साथियों असम की पूर्णिमा देवी बर्मन, जी हाँ याद रखेंगे पूरा नाम क्या है, असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन के द्वारा, टाइम पत्रिका के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया गया। दोस्तों पूरे विश्व भर से ऐसी 13 महिलाओं को इस सूची में नामित किया गया है, जिसमें से एक नाम असम की पूर्णिमा देवी बर्मन का भी है। अब दोस्तों इस सूची में कैसी महिलाओं को नॉमिनेट किया जाता है, तो दोस्तों ऐसी महिलाएं जिन्होंने, यहां से आप बिल्कुल इसे नोट कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने महिलाओं की समस्याओं की पहचान करने के बाद उसकी समाधान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो तथा ऐसी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया हो और उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया, एक अच्छी दुनिया बनाने में एक सहयोग करने का कार्य जिन्होंने किया हो। साथियों अगर फिर से स्लाइड की चर्चा हम लोग करते हैं, असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। दोस्तों पूरे विश्व से ऐसे 13 महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया, जिसमें से एक नाम असम की पूर्णिमा देवी बर्मन का भी है। अब दोस्तों ये जो सूची में जिनका नाम आया है, तो कौन सी महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है, तो साथियों यहाँ पे आप जानेंगे महिलाओं की समस्याओं की पहचान करने के बाद उसके समाधान के लिए जिन महिलाओं ने कार्य किया हो, इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इन्होंने कार्य किया हो, और महिलाओं के लिए या फिर इस प्रकार की महिलाएं जो कि किसी समस्याओं से ग्रसित थी, उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और उसका समाधान करने के बाद एक खुशहाल जिंदगी जीने में उनका सहयोग किया हो, तो ऐसी महिलाओं को ही इस सूची में शामिल किया जाता है। और फिलहाल इस स्लाइड के हिसाब से हम लोगों का जो नाम आ रहा है, कौन सा नाम है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन। आप जरूर नोट कर लेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी अब क्विज के रूप में, पक्षी गणना वर्ष 2025 में भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों के आधार पर अव्वल राज्य कौन सा रहा। साथियों इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी, बंगाल राज्य अव्वल रहा था। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, जहां पर 543 अलग अलग पक्षियों के प्रजातियों की पहचान की गई है, जबकि पूरे भारत से 1068 अलग अलग पक्षियों के प्रजातियों की पहचान की गई थी। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 543 अलग अलग पक्षियों की पहचान करने के बाद पश्चिम बंगाल जो है लगातार तीसरे साल शीर्ष राज्य में रहा है, अव्वल राज्य में रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस, जैसा कि मैंने आपको ईपीएल के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक पर्सोनल लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। साथियों दुनिया का पहला देश कौन सा है, चाइना, जबकि दूसरा देश कौन सा है, तो भारत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत। ठीक है ना, आपका इसमें से सही आंसर क्या होगा, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया। अब दोस्तों सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। साथियों इसकी जानकारी मैंने आपको पहले दे रखी है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जे अंजारिया। जी हाँ, जे अंजारिया वित्त मंत्रालय के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। चलिए आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 फरवरी की तारीख को। आपका आंसर यहाँ पे भी विकल्प ए होगा, ऑप्शन ए होगा 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। अब दोस्तों 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी,
दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अली ए लिगांग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अली ए लिगांग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? असम की जनजाति है, कौन सी? मिसिंग जनजाति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की वर्ष की महिला अर्थात वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? विच इंडियन वुमेन हैज बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर आपका होगा, आप सबको मैंने जानकारी दिया, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। जी हाँ, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन किस राज्य से संबंध रखती है? दोस्तों इनका संबंध कहाँ से है? असम से है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। और अगला पेज प्रत्येक दिन की तरह आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन की पहली आम सभा कहां आयोजित की गई? साथियों प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन की पहली आम सभा कहां आयोजित की गई? दोस्तों पहला ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी सिंगापुर एंड ऑप्शन डी जापान। साथियों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब दे जाइए। साथियों आपके जवाब की मुझे प्रतीक्षा रहती है, जवाब जरूर दिया कीजिए। और ऐसे जवाब देने से यह पता चलता है कि आप लोग लगातार वीडियो से लाभ उठा रहे हैं और हम ऐसा और भी अच्छा करने को प्रेरित हो पाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।